अध्याय 11 सेना के कोट भेजना। अंतिम परीक्षा तक सिर्फ आधे महीने से अधिक समय है। यदि आप पहले से 5 रैंक से अपने ग्रेड में सुधार कर सकते हैं तो मैं सेमेस्टर के उत्तरार्ध के लिए आपके ट्यूशन को कवर करूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी वह सबसे नीचे थी, इसलिए 5 रैंकों को आगे बढ़ाना एक मुश्किल काम नहीं था। उसकी प्रतिक्रिया को इतनी आसानी से और बिना किसी हिचकिचाहट के झाओ जियानलाई ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर कहा, यदि आप इसे अपनी कक्षा के शीर्ष 10 में अगले सेमेस्टर में बना सकते हैं तो मैं आपके हाई स्कूल ट्यूशन फीस को पहले से भी कवर कर सकता हूँ। धन्यवाद अंकल झाओ, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। फिर उसने ली चुनाहुआ की ओर रुख किया, ईमानदारी से विश्वास के साथ गारंटी दी। आंटी ली, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको इस पैसे को वापस भुगतान करूंगा। वह नहीं चाहती थी कि पैसे उधार लेने की बात किसी भी पारिवारिक संघर्ष का कारण हो। शेन मियानमियन को अपनी भावनाओं के बारे में इतना समझ और विचार करते हुए देखकर ली चुनहुआ ने बहुत अधिक आराम से महसूस किया। मियानमियन, जब तक आप इसे प्रबंधित कर सकते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। झाओ जियानलाई ने पहले ही प्रस्ताव दिया था। और कोई बात नहीं, वह अपने ही पति को कमजोर नहीं कर सकती थी। धन्यवाद आंटी ली। शेन मियानमियन वास्तव में आभारी थे। मैं स्कूल के कुछ दिनों से चूक गया था और मेरे पास पकड़ने के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं। मुझे अब वापस जाने और अध्ययन करने की आवश्यकता है। उनकी आंखों में वह अभी भी एक बच्चा था। वादे की कोई भी राशि बहुत प्रेरक नहीं हो सकती है। केवल एक चीज जो वह कर सकती थी वह थी कठिन अध्ययन करना। ठीक है, आंटी ली ने सिर हिलाया। और जब वह शेन मियानमियन को बाहर निकालती है तो उसने उसे याद दिलाया, जब आप वापस आते हैं तो अधिक कपड़े डालते हैं। अब ये ठंडा है और आप पूरी तरह से अपनी चोट से उबर नहीं गए हैं। फिर से ठंड को न पकड़ें। ठीक है। शेन मियानमियन ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और द्वार पर उसने आखिरकार कहा, आंटी, आपको वापस अंदर जाना चाहिए। ये यहाँ ठंडा है। बोलने के बाद वह छोड़ने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे बाहर बुलाया। एक सेकंड रुको। वह नान जैसा कि एक कमांडिंग उपस्थिति के साथ आदमी ने संपर्क किया। शेन मियानमियन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहा जाए। उसकी बेचैनी को देखते हुए उसने उसे हल्के से याद दिलाया, मुझे बड़े भाई को बुलाओ। बड़े भाई उसका दिमाग काफी फंस नहीं गया था, लेकिन उसके मुंह ने आज्ञाकारी रूप से संकेत का पालन किया। इस आदमी की उपस्थिति इतनी कठिन थी। उसके आसपास होने के नाते कोई भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके प्रभाव का नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने एक मिमी ध्वनि के साथ सिर हिलाया, पीछे की कार का दरवाजा खोला और एक सैन्य कोट निकाला। इसे पहने। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए संकोच करते हुए शेन मियानमियन ने इसे नहीं लिया। बड़े भाई, धन्यवाद, लेकिन एक बार जब मैं घर और अंदर हो जाता हूँ तो मैं ठंडा नहीं होता। यह मोटी सैन्य कोट, अगर वह इसे गंदगी करती है तो वह क्षतिपूर्ति करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसकी चिंता को देखते हुए उसने नान को उजागर नहीं किया। यह मेरे लिए बहुत छोटा है। मैं इसे आपको पहनने के लिए दे रहा हूँ। जैसा कि युवा लड़कियों के साथ उनका बहुत कम संपर्क था, उनका स्वर एक छोटे चचेरे भाई के साथ बोलने जैसा था। क्या वह उसे दे रहा था? शेन मियानमियन एक पल के लिए दंग रह गया। इसे ले लो, उन्होंने फिर से कहा। धन्यवाद। अभी उसे वास्तव में एक कपास गद्देदार जैकेट की आवश्यकता थी। घर पर उसके पास केवल एक बहुत पतला पुराना गद्देदार कोट था जो पिछले 1 साल से पहले से झोउ सियू से संबंधित था।
यह अब उसके लिए थोड़ा छोटा था। आस्तीन आधा आकार बहुत छोटा था। झो सीयू को कल से एक दिन पहले गंदा हो गया था और यह अभी भी खराब मौसम के कारण सूख नहीं गया था। कक्षा ठंडी थी और एक गद्देदार कोट के बिना वह आसानी से बीमार हो सकती थी। ये देखकर कि वह कोट को पकड़ रही थी लेकिन उसे नहीं डाल रही थी, उसने नान को एक भान को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या इसे अपने हाथों में पकड़ेगा आपको गर्म रखेगा? उद्धरण चिन्ह। शेन मियानमियन का चेहरा बह गया और उसने जल्दी से सैन्य कोट पर डाल दिया, जिसने फिर उसे सिर से पैर तक ढक दिया, जैसे कि वह एक स्टोव के पास पहुंचा हो। तुरंत उसे काफी गर्म कर दिया। उन्होंने नान ने ड्राइवर का साइड डोर खोला और कुछ और निकाला। ये भी ले लो, ये भी मेरे जैसे बड़े आदमी के लिए कोई फायदा नहीं है। सुगंधित मधुमक्खियों। शेन मियानमियन की आंखें जलती हैं। इस युग में यह एक कीमती वस्तु थी। यह विशेष रूप से हाथों पर चिल्ब्लेन और फ्रॉस्टबाइट के लिए अच्छी तरह से काम करता है और इसे चेहरे पर भी लागू किया जा सकता है। सर्दियों के दिनों के लिए एक दिव्य स्किन केयर उत्पाद। उसके हाथों को गंभीर रूप से ठंडी कर दिया गया था, जो कि गोव्ड बंस की तरह सूज गया था, जिससे ये लिखने के लिए असुविधाजनक हो गया। उसे वास्तव में इसकी जरूरत थी। धन्यवाद बड़े भाई। वह मिमी, उन्होंने कहा। अब वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 12 भुगतान करने में असमर्थ। यह मुझ पर है। हे नान मुख्य हॉल में लौट आया जहां ली चुनहुआ पैसे उधार लेने पर चर्चा कर रहा था। आप इसके लिए सहमत क्यों हुए? और हाई स्कूल के लिए सहायता का वादा करना भी कोई छोटी रकम नहीं है। उनके परिवार की स्थिति शेन परिवार की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जूनियर हाई को प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन हाई स्कूल में बहुत अधिक खर्च होने वाला था, और यदि कोई विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकता है, तो खर्च बिल्कुल भयावह होगा। हालांकि झाओ जियानलाई ने इसे इस तरह से नहीं देखा। अगर मियामियान वास्तव में विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की क्षमता रखता है, तो ये पूरे गांव का सम्मान होगा। उसकी तुलना में मेरा योगदान क्या है? अंकल झाओ, वह जो भी राशि उधार लेना चाहती है, आप उसे दे दें, और यदि वह इसे वापस नहीं कर पाती है, तो यह मुझ पर है, हे नान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उनके शब्दों में काफी वजन था। जब हे नान ने उनकी बातचीत सुनी तो ली चुनहुआ को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। हे नान, ऐसा नहीं है कि आपकी चाची कंजूस है। हमारा परिवार भी सिर्फ एक औसत परिवार है। हालांकि आपके चाचा ग्राम प्रधान हैं, लेकिन वह ज्यादा कमाई नहीं करते हैं महीना। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? झाओ जियानलाई ने नाराजगी जताई और ली चुनहुआ को फटकार लगाई। ली चुनहुआ को भी कुछ अफसोस हुआ। वह बहुत बातूनी थी। चूंकि झाओ जियानलाई सहमत थी, तो उसने यह बात क्यों उठाई? अब जब हे नान ने सुन लिया था, तो उसे नहीं पता था कि वह उसके बारे में क्या सोचेगा। मैं शायद ज्यादा सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन ग्राम प्रधान के रूप में, अगर मियामियान में वास्तव में क्षमता है, तो मैं उसकी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये हे नान का कोई काम नहीं था, और झाओ जियानलाई अपनी जिम्मेदारियों को उस पर स्थानांतरित करने की योजना नहीं बना रहा था। जीवंत आंखें। हे नान ने अपने आप में एक गूढ़ अभिव्यक्ति का संकेत दिखाया। मुझे लगता है कि उस लड़की में बहुत भावना है। उसे हाथ देने में कोई बुराई नहीं है। उसने बिस्तर के पास अपना बैग पाया, अपनी किताबें निकालीं और उन्हें पलटना शुरू कर दिया। कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका था। कागज के कवर में लिपटी उसकी किताबें अभी भी लगभग नई लग रही थीं, जिससे पता चला कि उसे पढ़ना कितना पसंद था। फिर भी इस विवरण ने कभी किसी का ध्यान नहीं खींचा था। कई साल हो गए थे जब उसने आखिरी बार इन पाठ्यपुस्तकों को देखा था।
और उसने सोचा था कि उसे इसमें वापस आने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उन्हें एक बार पढ़ने के बाद ज्ञान उसके दिमाग में खुद ही अंकित हो गया था, और वह सब कुछ बहुत जल्दी समझ गई थी। उदाहरण, समस्याओं को केवल एक बार देखने के बाद वह उन समस्याओं को समझ सकती थी जो उसे एक बार परेशान करने वाली लगती थीं। जितना अधिक शेन मियामियान पढ़ता था, वह उतनी ही अधिक उत्साहित हो जाती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई महाशक्ति हासिल हो गई हो। वह इतनी तल्लीन हो गई कि उसने पहले सीखे गए सभी पाठ्यक्रमों को दोबारा देखा। वह वापस आ गई है। रात के खाने के इंतजार में अपने कमरे में लेटी हुई है। वह अब संवेदनशील हो गई है। उसने भागना और ग्राम प्रधान से बातचीत करना सीख लिया है। सब्जियां सुनना उसकी आवाज। शेन जियानहुआ रसोई से बाहर आए। तुम्हारी चाची और मैंने इसे ढक दिया है। तुम अंदर जाओ और पढ़ो। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 13 सैन्य कोट घटना। एक झो सियू अपने कमरे में लौट आए और उसने तुरंत शेन मियामियान को बिस्तर के पास बैठकर पढ़ते हुए देखा। कल ही मियामियान को इस तरह मारा गया जैसे वह मौत के कगार पर थी, और अब उसके पास न केवल पढ़ने की ऊर्जा थी बल्कि एक नया सैन्य कोट भी था। यह एक सूती कंबल की तरह था जो किसी को सिर से पैर तक लपेटने में सक्षम था, और यह इतना गर्म लग रहा था कि इसे देखने से ही उसे आरामदायक महसूस हो रहा था। क्या पिताजी ने इसे आपके लिए खरीदा था? उद्धरण चिन्ह। ये दोपहर के समय वहाँ नहीं था, लेकिन शाम तक जब शेन जियानहुआ वापस आया तो शेन मियामियान ने एक सैन्य कोट पहन रखा था, और झो सियू को यकीन हो गया कि शेन जियानहुआ ने इसे खरीदा था। शेन मियामियान उस पर एक नज़र डालने की जहमत भी नहीं उठा सकी और उसने अपनी किताब जारी रखी। झो सियू ने कमरे के चारों ओर खोजा लेकिन दूसरा नहीं मिला। स्पष्ट रूप से केवल एक ही खरीदा गया था। शेन जियानहुआ ने अपने जंगली बीज का अलग तरीके से इलाज किया। उसे अब पढ़ने में रुचि नहीं रही। उसने अपना स्कूल बैग बिस्तर पर फेंका और बाहर चली गई। मियामियान को पता था कि सियू फिर से कुछ शरारत करने वाला है। झो सियू को फिर से रसोई में आते देखकर झो लानफेंग कुछ आश्चर्यचकित हुआ। क्या मैंने तुम्हें अध्ययन करने और अपना होमवर्क करने के लिए नहीं कहा था? तुम वापस क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। आज मेरे पास ज्यादा होमवर्क नहीं है। अगर मैं इसे रात के खाने के बाद कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झो सियू चूल्हे के सामने बैठ गया। चाचा पूरे दिन थक गए हैं। मुझे आग जलाने दीजिए। आप बैठ जाइए और थोड़ी देर आराम कीजिए। उसकी पितृभक्ति और संवेदनशीलता से प्रेरित होकर शेन जियानहुआ एक स्टूल पर बैठ गया और झो लैनफेंग के साथ लापरवाही से बातें करने लगा। नया साल आ रहा है। हमें क्या खरीदना है इसकी जांच पहले से कर लें। छुट्टियों के करीब चीजें महंगी हो जाती हैं। आज ही बॉस ने एक बार में 3 महीने का वेतन कुल मिलाकर 100 युआन से अधिक का निपटान किया। नया साल अच्छा बिताना कोई समस्या नहीं थी। भट्ठे पर काम थका देने वाला था, लेकिन अन्य स्थानों की तुलना में इसमें अधिक भुगतान मिलता था। अब भट्ठे का एक नया मालिक था जिसने केवल अपने रिश्तेदारों को काम पर रखा था। जियानहुआ को नौकरी से निकाल दिया गया था। साल का अंत करीब आने के साथ उसके पास दूसरी नौकरी ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। वह ये देखने के लिए कि उसे क्या मिल सकता है, केवल नए साल के बाद तक इंतजार कर सकता था। झो लैनफेंग अपनी हताशा को दबा रही थी, और पैसे खर्च करने के बारे में सुनकर उसने चिढ़कर कहा, क्या खरीदें? अब आपके पास काम नहीं है, और अगले साल हमें अभी भी बच्चों की ट्यूशन का भुगतान करना होगा। हमारा परिवार इस थोड़े से पैसे पर निर्भर है। अगर हम ये सब बर्बाद कर देंगे तो क्या हम सभी भूखे मर जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ।
उद्धरण चिन्ह ... इससे वह भी परेशान था। एक आह भरते हुए उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि अगले साल ली फैमिली गांव बांध की मरम्मत कर रहा है और उन्हें लोगों की जरूरत है। मैं तब जाकर पूछूंगा। ये सुनकर झोउ लैनफेंग का स्वर थोड़ा नर्म हो गया। मेरे दूसरे भाई ने बताया कि वह अगले साल के अंत में अपने घर के पुनर्निर्माण के बारे में सोच रहा है। उसने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि वह हमसे पैसे उधार लेना चाहता है, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था। झोउ लानफेंग के 2 भाई और एक बहन थी। झोउ सियू उनके बड़े भाई की बेटी थी। उसके दूसरे भाई ने देर से शादी की, एक ऐसी महिला से जो पहले से शादीशुदा थी, और उनका बच्चा अभी 1 साल से अधिक का था। उसके दूसरे भाई का परिवार एक साधारण कच्चे मकान में रहता था, जहां बारिश का पानी टपकता था, और कुछ वर्षों तक बचत करने के बाद उन्होंने इसे फिर से बनाने के लिए कुछ पैसे उधार लेने के बारे में सोचा। जब उसके मायके के भाई ने मदद मांगी तो उसका परिवार कैसे मदद नहीं कर पाता? यदि वे उधार देने से इनकार करते, तो उसके दूसरे भाई और भाभी निश्चित रूप से उसके प्रति नाराजगी रखते। शेन परिवार के अपने बच्चों के बिना और शेन परिवार के माता पिता अभी भी जीवित हैं। उसे अपने भाइयों के समर्थन के बिना कष्ट सहना पड़ता। उन्होंने अभी तक पुनर्निर्माण शुरू नहीं किया है। आइए इसके बारे में अगले साल बात करें। शेन जियानहुआ ने सियू के सामने ऐसे मामलों पर चर्चा नहीं करना पसंद किया। अगर उसने जो कुछ कहा था वह गलत हो गया और रिश्तेदारों को संपर्क में रहने के लिए तैयार नहीं किया गया। अचू! झोउ सियू ने जोर से छींक दी। क्या तुम्हें सर्दी लग गई? शेन जियानहुआ ने चिंता से पूछा। हो सकता है कि हवा चल रही हो, झोउ सियू ने लापरवाही से जवाब दिया। कक्षा में एक खिड़की टूट गई है, और मैं उसके ठीक पास बैठा हूँ। हाल ही में काफी ठंड रही है। स्कूल में कोई मोटा कपड़ा पहने। शेन जियानहुआ ने सैन्य कोट का जिक्र करने से बचते हुए उसे याद दिलाया। अध्याय 14 सैन्य कोट घटना 2 झोउ सियू आश्वस्त नहीं थी। अंकल, जो सैन्य कोट आपने मियामियान के लिए खरीदा था, क्या आपने उसका आकार बहुत बड़ा खरीदा था? जब वह इसे पहनती है तो ऐसा लगता है कि यह लगभग जमीन पर घिसट रहा है। वह अभी भी कल्पना कर रही थी कि शायद यह उसके लिए खरीदा गया था, और शेन मियामियान ने इसे पहले पहनने के लिए चुपके से ले लिया था। सैन्य कोट। झोउ लैनफेंग अब सब्जियां काटने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। उसने शेन जियानहुआ की ओर घूरते हुए मांग की, क्या आपने मियामियान के लिए एक सैन्य कोट खरीदा है? उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ भी कुछ हद तक स्तब्ध था। झोउ सियू के कहने से पहले समझाने में असमर्थ था। चाचा ने मियामियान को एक सैन्य कोट खरीदा था। क्या आप नहीं जानते थे? उद्धरण चिन्ह। क्लैंग। झोउ लैनफेंग ने क्रोधित होकर चाकू को कटिंग बोर्ड पर फेंक दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, और तुमने कभी मेरे लिए हेयर टाई भी नहीं खरीदी, लेकिन तुमने वास्तव में उस मृत लड़की के लिए एक सैन्य कोट खरीदा। क्या तुम अब भी यह जीवन जीना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। एक सैन्य कोट की कीमत कई दर्जन युआन अधिक होगी, और इसे शहर में नहीं खरीदा जा सकता था। किसी को शहर जाना होगा। उसने अपने जीवन में इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने थे। फिर भी उसकी पीठ के पीछे शेन जियानहुआ ने उस छोटे कमीने के लिए एक खरीदा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह चाकू उठा ले और किसी को चोट पहुंचा दे। शेन जियानहुआ ने अंधेरे चेहरे के साथ डांटते हुए कहा, आप किस बारे में चिल्ला रहे हैं? मैं वापस आने के बाद से आपके साथ हूँ। क्या आपने मुझे घर पर कुछ लाते हुए देखा है? उद्धरण चिन्ह। फिर उसने झोउ सियू की ओर देखा। सियू, आप पहले बताएं कि क्या हुआ था। ये शेन जियानहुआ नहीं था जिसने इसे खरीदा था? तो सैन्य कोट कहाँ से आया?
झो सियू भी उत्सुक था। मैं बस कमरे में गया और मियामियान को एक सैन्य कोट पहने देखा। मुझे लगा कि आपने इसे उसके लिए खरीदा है। शेन जियानहुआ ने कुछ नहीं कहा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और शेन मियामियान से पूछना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि शेन मियामियान न जाने कब रसोई के दरवाजे पर खड़ा था, वास्तव में एक सैन्य कोट पहने हुए था। कोट हे नान द्वारा दिया गया था। शेन मियामियान अच्छी तरह से तैयार थे और उन्होंने कोट की उत्पत्ति को समझाने की पहल की। वह नाम कुछ परिचित लग रहा था, और शेन जियानहुआ को ये याद करने में एक पल लगा कि यह कौन था। हे नान जैसे अमीर शहरी व्यक्ति का मियामियान से कोई लेना देना क्यों होगा? उसने तुम्हें सैन्य कोट किस लिए दिया? उद्धरण चिन्ह। यह उसके लिए बहुत छोटा था। इसे फेंकना अफसोस की बात होती। और ये देखकर कि मैंने पतले कपड़े पहने हुए थे, उसने मुझे पहनने के लिए दे दिया। शेन मियामियान ने बहुत अधिक मुखर दिखने की हिम्मत न करते हुए धीरे से समझाया। उसे अभी भी शेन जियानहुआ से थोड़े से विवेक की जरूरत थी। बकवास। झो लैनफेंग को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि इसे हाल ही में खरीदा गया था। क्या वह लंबा हो गया है या क्या? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने पहले ही देख लिया था कि कोट लगभग 80% नया था। शायद बहुत पहले नहीं खरीदा गया था, अन्यथा झो सियू ने इसे नई खरीदारी समझने की गलती नहीं की होती। हे नान का ये कहना कि यह छोटा था संभवतः एक बहाना था, क्योंकि उसे डर था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो अंकल झाओ और आंटी ली से पूछें। उद्धरण चिन्ह। मृत लड़की। तुम बस रुको। अगर तुम झूठ बोल रही हो, तो जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। झो लैनफेंग ने शाप दिया और उसने अपना एप्रन उतारकर कटिंग बोर्ड पर फेंक दिया और झाओ जियानलाई की तलाश करने के लिए तैयार हो गई। शेन जियानहुआ ने उसे अचानक रोका। यह शायद सच है। उपद्रव करना बंद करो। क्या ये दोपहर काफी शर्मनाक नहीं थी? उद्धरण चिन्ह। इस पर विचार करते हुए, हे नान जैसे व्यक्ति को छोड़कर जो कार चलाने में सक्षम है, अन्य लोग इतनी महंगी चीज उपहार में देने को तैयार नहीं होंगे। फिर भी इतना महंगा सैन्य कोट पहने उस मृत लड़की के बारे में सोचकर झो लैनफेंग की आंखें ईर्ष्या से जलने लगीं। अचू। झो सियू ने फिर जोर से छींक मारी। सियू को सर्दी लग रही है। सैन्य कोट उतारो और उसे पहनने दो। झो लैनफेंग ने तुरंत शेन मियामियान को आदेश दिया। आप बीमार नहीं हैं। आपको इतने मोटे कोट की क्या आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से वह आंटी ही थीं जो उसे सबसे अच्छी तरह समझती थीं। झो सियू अंदर से बहुत खुश था, लेकिन बाहर से उसने विरोध किया। यह मियामियान को किसी और ने दिया था। मैं बाद में कुछ ठंडी दवा लूंगा। अचू। शेन जियानहुआ ने कहा। मियामियान, अभी के लिए अपना कोट सियू को उधार दे दो। जब वह बेहतर हो जाएगी तो वह इसे तुम्हें वापस कर सकती है। सियू को सर्दी है, और वह वास्तव में तत्काल सैन्य कोट का उपयोग कर सकती है। अध्याय 15। मुझे भी सर्दी लग गई। अचू। इससे पहले कि शेन मियामियान बोल पाती, वह लगातार 2 बार छींक चुकी थी। जब उसने शेन जियानहुआ की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पिताजी, मुझे भी सर्दी लग गई है। शेन जियानहुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मियामियान को भी सर्दी लग गई थी, और यह सियू से भी बदतर लग रहा था। वह अब सैन्य कोट नहीं मांग सकता था। तुम दोनों कमरे में वापस जाओ और वहां बैठो। अंदर गर्मी है। जब भोजन तैयार हो जाए तो बाहर आ जाना। झो लैनफेंग का चेहरा गुस्से से नीला हो गया। उसने सोचा कि वह छोटा हरामी सिर्फ दिखावा कर रहा था।
शेन मियामियान ने इतनी आसानी से उसकी योजना को चकनाचूर कर दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था। झोउ सियू ने संवेदनशील रूप से महसूस किया कि शेन मियामियान वास्तव में बदल गया है, और उसे संकट की भावना महसूस होने लगी। वापस अपने कमरे में वह ये पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकी, बहन, आपकी नाक नहीं बह रही है या खांसी नहीं है? आप वास्तव में बीमार नहीं हैं, क्या आप हैं? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान के ठंडे चेहरे ने एक सवाल का जवाब दिया। क्या आप में भी इन लक्षणों की कमी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू के पास शब्द नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से कोशिश की। वह नान हमेशा इतना उदासीन लगता है। आप उसका अच्छा पक्ष लेने में कैसे कामयाब हुईं? उद्धरण चिन्ह। यह एक सैन्य कोट था जो उसने उपहार के रूप में दिया था, जिसे कुछ परिवार भी अपनी दुल्हनों को देने के लिए इतने उदार नहीं होते। भले ही सैन्य कोट केवल 80% नया था, फिर भी वह गर्माहट में कम नहीं था। इसे पहनकर शेन मियामियान का चेहरा गर्मी से भर गया, जिससे उसे अत्यधिक ईर्ष्या हुई। तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने पिछले जीवन में शेन मियामियान झोउ सियू के बारे में बहुत सोचती थी, जो डांटे जाने पर उसके लिए बोलता था। उसने अपने सभी आंतरिक विचार झोउ सियू के साथ साझा किए, लेकिन झोउ सियू का असली रंग देखने के बाद वह फिर से मूर्ख कैसे हो सकती है? वह जानकारी न मिलने पर जो वह चाहती थी। झोउ सियू अप्रसन्न हो गई। ये सिर्फ कुछ दिखावा है जो कोई नहीं चाहता था। इसमें कल्पना करने वाली क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। वह नियमित रूप से अपने हैंड मी डाउन पहनती थी। ये सोचकर झोउ सियू को कुछ हद तक शांति महसूस हुई। शेन मियामियान ने भी इन बातों के बारे में सोचा था। कुपोषण और अत्यधिक शारीरिक काम के कारण वह झोउ सियू से बहुत छोटी थी, जिसे झोउ लैनफेंग ने उसे सियू के हैंड मी डाउन पहनने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। परिवार की परिस्थितियां काफ़ी सामान्य थीं, इसलिए निश्चित रूप से अक्सर नए कपड़े खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। जब तक कपड़े का प्रत्येक सामान उसके पास पहुंचा, तब तक वे पहले से ही फीके, छिद्रयुक्त और अनगिनत गोलियों से ढके हुए थे। फिर भी अपने पिछले जीवन में उसने कभी शिकायत नहीं की थी। अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए उसने फीकी मुस्कान दी। जो चीजें दूसरे नहीं चाहते वो भी तुम्हें नहीं मिलती। आप। उद्धरण चिन्ह। झोउ सियू क्रोधित था, लेकिन घर में शेन जियानहुआ की उपस्थिति से सावधान भी था। वास्तव में शेन मियामियान के साथ बहस शुरू करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, दीदी, आपको कोई सदमा लगा क्या? उद्धरण। कोई इतना अचानक कैसे बदल सकता है? शेन मियामियान ने झोउ सियू की अभिव्यक्ति में सभी बदलाव देखे। किशोरावस्था में एक लड़की के पास पहले से ही ऐसी गहरी योजनाएं होती थीं। वह जानती थी कि कमरे को कैसे पढ़ना है। ये समझती थी कि कब पीछे हटना है और कब अपने समय का इंतजार करना है। पहले उसने सोचा था कि झोउ सियू के गु जियानबिन से मिलने के बाद ही उसके मन में ये सभी बुरे इरादे आए थे। अब ऐसा लगता है कि उसने शेन परिवार के घर में रहने के दिन से ही योजनाएं बनाना शुरू कर दिया होगा। इन विचारों के साथ शेन मियामियान को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।